हे गाइस, दिस इज रमन कृष्ण किमोटी। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉलिटी सेगमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको लेकर के हम लोग आप लोगों के बीच में आते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, हम सभी लोग अपने घरों में बंद हैं, तो इस समय का हम कैसे सदुपयोग कर सकें, कैसे अपनी पढ़ाई को और बिल्डअप कर सकें, इसको लेकर एक छोटी सी शुरुआत स्टडी विद देवली के साथ सरस्वती एकेडमी ने जो की है, तो उसे लेकर के हम आपके साथ हैं। अभी तक हम अपने इस पॉलिटी वाले सेगमेंट में ये प्रयास कर चुके हैं कि संविधान होता क्या है, इसका दर्शन क्या है, किसी भी राष्ट्र को इसकी आवश्यकता क्यों होती है, और जब ये आवश्यकता हमारे देश को भी महसूस हुई तो उसके बाद हम लोगों ने अपना संविधान किस रूप से बनाया, क्या क्या उसमें हम लोगों ने विशेषताओं को रखा, किस प्रकार से हमने देखा क्या भविष्य के अनुरूप इसमें संशोधन किया जा सकता है और संशोधन किस हद तक किया जा सकता है। अपनी जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने आप लोगों के बीच में रखी थी उसमें हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके थे कि संविधान संशोधन किस प्रकार से होगा और साथ ही साथ उस संशोधन की सीमाएं क्या होंगी। तो इसी के साथ आज हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलेंगे, प्रस्तावना, जो कि आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा। तो संविधान की प्रस्तावना क्या है, जिसके बारे में हम लोगों ने अक्सर सुना है, इसके अंदर कंटेंट क्या है, ठीक है, इसकी मूल विषय क्या है और इसका महत्व क्या है और किस किस आधार पर इससे प्रश्न बनते हैं या फिर इसकी समझ क्या है, इसको लेकर के आज हम लोग एक छोटी सी वीडियो में इसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्रस्तावना, जिसको इंग्लिश में प्रियम्बल कहा जाता है, ये होता क्या है। दरअसल एक कहानी के माध्यम से महसूस करेंगे कि कैसे हमारी प्रस्तावना बनी, क्या इसकी आवश्यकता होती है और कैसे हम लोग आगे बढ़े। तो हम लोगों ने जब संविधान वाला अपना चैप्टर स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने आपसे एक बात कही थी छोटी सी, कि संविधान जो होता है वो किसी भी देश का दर्शन होता है, उसके लोगों की आकांक्षाएं होती हैं। अब हम लोगों ने अपने देश का संविधान बनाना शुरू किया। हम लोगों ने उसमें बात की थी कि 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई, उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जब अगली बैठक यानी कि तीसरी बैठक जिसे हम कह सकते हैं संविधान सभा की हुई, तो उसमें एक उद्देश्य रखा गया कि हमारा संविधान बनेगा कैसे। ठीक है, हमारे संविधान में हमारी आकांक्षाएं क्या होंगी, हमारा दर्शन क्या होगा, हम लोग किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपने देश के नागरिकों को देना चाहते हैं। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया और लाने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है और लगातार पूछे जाने की संभावना भी है। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब इस उद्देश्य प्रस्ताव को लाए थे संविधान सभा के अंदर, तो उन्होंने इस पर बात की थी कि हमारे संविधान की मूलभूत विशेषताएं क्या होंगी। अब इन सब के आधार पर हम जानते हैं कि 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया, उसके आधार पर हम लोगों ने चुना कि क्या हमारे देश के लिए अच्छा है, किसको हम चुन सकते हैं, किसको हम डायरेक्ट उठा करके अपने संविधान में रख सकते हैं, किसको हम अपनी सुविधा के अनुसार कुछ बदलाव करके उसमें कुछ तोड़ मरोड़ करके अपने संविधान में लागू करवा सकते हैं, अपनी व्यवस्था को बना सकते हैं। तो इसी के तहत जब हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया, ठीक है, जब हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया तो फिर ये चेक हुआ कि क्या यह संविधान उस उद्देश्य प्रस्ताव जो हमने उद्देश्य रखा हुआ था उसकी पूर्ति करता है या नहीं। ठीक है, उसके उद्देश्य को जो हमने रखा था, जिन उद्देश्यों को हमने अपने उद्देश्य प्रस्ताव में रखा था, उसके अनुरूप हमारा संविधान बन करके तैयार हो चुका है या नहीं। ठीक है, यहां तक की बात पूरी क्लियर हो चुकी है कि भाई पहले एक उद्देश्य प्रस्ताव आया था, उसके आधार पर संविधान बनाया गया और जब संविधान बन गया तो उसे चेक करने के बाद हम लोगों ने एक प्रस्तावना का निर्माण किया उद्देश्यों को चेक करने के लिए। अब वही थे हमारी प्रस्तावना। हम लोगों ने इसके अंदर देखा कि क्या वो उद्देश्य पूरे हुए हैं और संविधान का अगर हम ब्रीफ करें, परिचय पत्र, नाना पालकीवाला जो हैं एक बहुत बड़े जूरिस्ट हुए हैं भारतीय इतिहास में, जिनका कि बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अगर जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने समय समय पर संविधान की रक्षा की, जब इंदिरा गांधी का टाइम था या फिर आपातकाल का टाइम था तो किस तरीके से उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए भी, प्रधानमंत्री के लिए भी चुनौती प्रस्तुत की और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी प्रखरता से अपनी बात को रखते थे। उन्होंने प्रस्तावना को कहा है परिचय पत्र। ठीक है, पालकीवाला साहब जो थे उन्होंने कहा था, पालकीवाला साहब जो थे उन्होंने कहा था संविधान का परिचय पत्र है प्रस्तावना। संविधान का परिचय पत्र है प्रस्तावना।
अब हम देखेंगे कि परिचय पत्र का मतलब क्या होता है नॉर्मली, जिसे हम लोग आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं। अब आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है? आइडेंटिटी कार्ड होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे आप मेरे बारे में ले लीजिए, चलिए मैं रमन कृष्ण किमोटी मेरा नाम है, मैं अपने आप में एक व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरा जो आईडी कार्ड होगा उसमें बस छोटे से अक्षरों में लिख दिया जाएगा कि ये आदमी कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, इसका पेशा क्या है, इसकी हॉबीज क्या है। अगर कुछ हम देखते हैं कि स्कूल कॉलेज में वो भी डाला जाता है उसके अंदर, तो ये सारी बातें परिचय पत्र के अंदर आती हैं। तो ये बताता है कि हमारे संविधान का ब्रीफ है, ठीक है। इसे हम संक्षिप्त रूप में देखें तो हमारे संविधान क्या क्या करता है, क्या क्या इसकी खूबियां हैं, इसे लेकर के इसके अंदर रखा गया है कि प्रस्तावना किस प्रकार से एक संक्षिप्त रूप हमारे संविधान का है। अब जब ये बनकर के तैयार हुई प्रस्तावना, ठीक है, तो प्रस्तावना क्या थी इसे हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं इस समय, तो मेरा आपसे एक बार फिर से अनुरोध है, अपनी कॉपी पेन लीजिए, बैठिए, उतारिए, कुछ कोर्ट केसेस इसमें आगे आएंगे, कुछ फैक्ट्स इसमें आगे आएंगे, उनको नोट डाउन कीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये सभी चीज़ आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है उसमें मदद करेगा, ठीक है। तो उसे लेकर के मैं चाहूँगा आप नोट करते जाइए, ताकि आपकी समझ भी जब हम वीडियो के अंत में पहुँच सकें तो वहाँ तक आप पहुँच जाएँ जहाँ तक मैं आपको पहुँचाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि प्रस्तावना, पहली बात परिचय पत्र है, और प्रस्तावना है क्या, तो ये हमने आपके सामने लिखी है प्रस्तावना। तो हम इसे पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। मेरा आपसे अनुरोध है, वीडियो को पॉज करें, इसे नोट डाउन कर लें, क्योंकि आगे के बाद मैं इसे मिटा दूंगा, क्योंकि बहुत से फैक्ट्स हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जिसमें आपको बताना जरूरी है। तो आप इसे नोट डाउन कर लें, इसे बेहतरीन तरीके से अपनी कॉपी पर उतार लें, ठीक है। तो अब हम इसे जितना समझ पा रहे हैं, आप इसमें देखिए लिखा क्या है, हम भारत के लोग और भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इनको अगर हम भाग में बांटे तो इसके अंदर है क्या, तो आप 2-3 चीजें इसमें देखने की आप महसूस करेंगे। पहला, इसके अंदर जो है हम भारत के लोग वर्ड अपने आप में कुछ डिफाइन करता है। हम भारत के लोग ये वर्ड बताता है, या फिर ये फ्रेज बताता है कि भारत के लोगों के द्वारा संविधान को बनाया गया है और प्रस्तावना भी भारत के लोगों के द्वारा बनाई गई है। ये बताता है कि इसका सोर्स क्या है, ठीक है, इसका जो है स्रोत क्या है, स्रोत। तो प्रस्तावना कहां से आई है? भारत के लोगों के द्वारा बनाई गई है। प्रस्तावना है क्या? हमारे संविधान की जो मूलभूत विशेषताएं हैं, हमारे संविधान का जो ढांचा है, उसका एक परिचय पत्र है कि हमारे संविधान के अंदर लिखा क्या गया है, भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है। अब दूसरा, आगे चलते हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये टर्मिनोलॉजी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये टर्मिनोलॉजी बताती है कि भारत की प्रकृति कैसी है। इंडिया बाय नेचर एक कैसा कंट्री है, ठीक है। हम भारत के लोग बताता है कि इसे लोगों के द्वारा बनाया गया है, भारत की जनता के द्वारा बनाया गया है। भारत बनाया कैसे गया है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? टर्मिनोलॉजी फिर आई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, सामाजिक। अब हम देख रहे हैं इसमें कि बताया गया है कि न्याय किस किस प्रकार का न्याय हम इसके अंदर देना चाहते हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय,
ये 3 प्रकार का न्याय हम अपने संविधान के माध्यम से देना चाहते हैं, या फिर हमारा संविधान इन 3 प्रकार के न्याय को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। अगला, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। तो अगला वर्ड आया स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की देता है? विचार अभिव्यक्ति की, धर्म की, विश्वास की, उपासना की, इतने प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारा संविधान ग्रांट करता है। उसके बाद क्या है? व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए। यहां तक देखिए, अब इसमें 2 वर्ड और आ चुके हैं। एक तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है, और दूसरा आ गया है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व। आई बात समझ में? यहां तक अगर हम देखें, ये जो हमने देखा कि न्याय हम लोग दे रहे हैं, स्वतंत्रता हम लोग दे रहे हैं, समता हम लोग प्राप्त करवा रहे हैं, बंधुत्व हम लोग प्राप्त करवा रहे हैं, ये वर्ड क्या हो जाएंगे? संविधान के उद्देश्य। ठीक है, संविधान के उद्देश्य क्या हैं? तो हम लोगों ने देखा कि संविधान का एक उद्देश्य क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को स्थापित करना समाज में, यह संविधान का एक उद्देश्य है। दूसरा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, और कितने प्रकार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना हमारा उद्देश्य है? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, अब अगला है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि प्रतिष्ठा, हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हो, इस प्रकार और अवसरों में समानता प्राप्त हो सके, इस प्रकार की समता प्राप्त कराना भी संविधान का उद्देश्य है। ठीक है, तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व, यह भी उद्देश्य है। बंधुत्व बढ़ाना भी उद्देश्य है। ठीक है, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, यहां तक तो हम समझ गए कि उद्देश्य क्या क्या है। तो आ गया भाई साहब उद्देश्य में, उद्देश्य में हमारे पास क्या क्या आ गया है? देखिए, एक तो न्याय आ गया है, एक स्वतंत्रता आ गई है, ठीक है, एक समता आ गई है, और एक बंधुत्व। ये उद्देश्य हो गए हैं संविधान के। ठीक है, संविधान के उद्देश्य हो गए हैं न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है साहब? दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। अब एक तो चीज यहां से ये हो गई कि भाई ये डेट है इंपॉर्टेंट, इस डेट को हम लोगों ने संविधान को बना करके तैयार कर लिया है। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियोस में ही बात की थी कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे करके हुआ। ठीक है, और एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत मतलब नोट डाउन करते हैं, अधिनियमित मतलब अपने यहां से पारित भी करते हैं, और आत्मार्पित मतलब आत्मार्पित का मतलब है कि हम लोग अपने अंतःकरण से इसको स्वीकार भी करते हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें इसके अंदर आ गई। अब हमने देखा प्रस्तावना है क्या। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो चुका है कि प्रस्तावना है क्या, प्रस्तावना का स्रोत क्या है। तो हम भारत के लोग अपने आप में स्पष्ट करता है कि भारत की संविधान को, वो उसकी प्रस्तावना को, जिसके द्वारा बनाया गया है, जिसकी स्वीकृति प्राप्त है, वो है भारत की जनता। ठीक है, अगला, इसकी प्रकृति भारत की किस प्रकार से बताई गई है? तो प्रकृति में लिख लीजिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, ये हो गए इसकी प्रकृति, भारत का स्वरूप कैसा है। उसके पश्चात उद्देश्य क्या क्या है? तो उद्देश्यों में है न्याय, किस प्रकार का न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अगला, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता किस किस प्रकार की है? तो विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता हम लोगों के पास है। अगला, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने का भी उद्देश्य हमारे पास है, और व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व को बढ़ाने की भावना का विकास करना भी हमारा उद्देश्य है। ठीक है, तो स्रोत हमारे पास क्लियर हो चुका है क्या है प्रस्तावना का। प्रकृति के संविधान कैसे बताता है कि कैसे हमारा संविधान है, यह भी बता दिया गया है।
उद्देश्य हमने क्या क्या रखे हैं ये भी हमने यहां भी क्लियर कर दिए हैं और यहां भी क्लियर कर लिए हैं कि उद्देश्य हमारे पास क्या क्या है। और लास्ट वाली जो पंक्ति है इसमें जो डेट को मेंशन किया गया है और उस डेट के साथ क्या क्या चीजें मेंशन की हुई हैं इनको हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। ठीक है, अभी तक हम लोग जितना अगर मैं आपको समझा पाया हूं तो हम समझ चुके हैं कि प्रस्तावना दर्शन है, संविधान का परिचय पत्र है, संविधान का एक छोटा सा संक्षिप्त रूप है जिससे पढ़कर संविधान की भावना को समझा जा सकता है। उसके बाद हमने देखा कि प्रस्तावना में लिखा क्या क्या है, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद संविधान उसके माध्यम से बोलना क्या क्या चाहता है, अपनी प्रकृति कैसे डिफाइन कर रहा है, कहाँ पे अपने स्रोत डिफाइन कर रहा है, कहाँ पे अपने उद्देश्य डिफाइन कर रहा है, उसको भी हम लोगों ने क्लियर किया। अब हम समझते हैं कि इन भारी भरकम जो वर्ड्स इसके अंदर डाले गए हैं इनका अर्थ क्या है। ठीक है, जो लोग कई लोगों को मुश्किलें आ रही होंगी कि ये तो ठीक है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, ये उद्देश्य है, ये सब है, लेकिन इनका अर्थ क्या है, क्या वो चाहते थे, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करें। तो उसको लेकर के अब हम लोग जाएंगे वर्ड टू वर्ड, उनकी मीनिंग्स क्या हैं, उनके अर्थ कितने गहरे हैं और क्या वो सही मामलों में हमारे संविधान को एक शेप दे पाते हैं और उसका सही परिचय पत्र के रूप में अपना कार्य कर पाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे देखेंगे। सबसे पहले तो ये वाले जो पोर्शन है इसे हम लोग हटा देंगे। ठीक है, ये हम लोग समझ चुके हैं कि स्रोत क्या है, इसकी प्रकृति क्या है और उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य तक का भी हमने अपना काम कर दिया है और अंतिम पंक्ति में जो लिखा हुआ है, ठीक है, अंतिम पंक्ति में जो दिनांक मेंशन की हुई है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है तो हमने देख लिया। अब हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग वर्ड से हमने आपको क्लियरली बता दिया है कि भारत के लोगों के द्वारा संविधान की प्रस्तावना का निर्माण किया गया है। ये स्रोत के रूप में बता दिया कि इसमें तो मुझे नहीं लगता समझने वाली कोई दिक्कत वाली बात है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वर्ड समझाने वाला है और सही बात है, इसे समझाना आवश्यक है, इसके बिना प्रस्तावना का अर्थ अधूरा रह जाएगा इन वर्ड्स के मीनिंग के अलावा। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब संपूर्ण तो अब समझते हैं कि पूर्ण रूप से, ठीक है, पूरी तरीके से। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत जो देश है ये अपने आप में स्वतंत्र है अपने आंतरिक और बाह्य निर्णयों को लेने में। ठीक है, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, अपने आंतरिक और बाह्य निर्णयों को लेने के लिए यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, इस पर कोई दबाव नहीं है, ये जरूरी नहीं है किसी दूसरे देश का, ना ही ये डोमिनियन है ना ही ये गुलाम है, इसकी जो इच्छा आएगी, जो इसके सिद्धांत होंगे ये उनका पालन करते हुए अपनी व्यवस्था को चलाएगा। ये अर्थ है प्रभुत्व संपन्न का। ठीक है, और संपूर्ण रूप से यानी कि बेरोक टोक। ठीक है, अगला समाजवादी। समाजवादी वर्ड का मीनिंग हमने पहले भी डिफाइन किया था लेकिन आज इसे समझ लीजिए फिर से एक बारी। समाजवादी वर्ड दो तरीके से लिया जाता है नॉर्मली। ठीक है, जब कैपिटलिज्म के बाद जब समाजवाद साम्यवाद का एक दौर स्टार्ट हुआ तो समाजवाद कम्युनिस्टवाद ये सब मिलजुल करके एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जिसमें समाजवाद का अर्थ ये था कि जो उत्पादन के साधन होंगे उन पर निजीकरण नहीं होगा बल्कि सरकार का स्वामित्व होगा। ये था यूरोपियन परिभाषा या फिर रशिया की परिभाषा या फिर आज तक भी जो चाइना की परिभाषा है वो समाजवाद है कि सरकार का पूरा कंट्रोल होगा आर्थिक उत्पादन के साधनों पर। ठीक है, ये था समाजवाद। लेकिन जब इसे भारतीय अर्थों में लिया गया तो समाजवाद का अर्थ था गरीबी, पिछड़ापन, उत्पीड़न और अवसरों में जो असमानता है उनको समाप्त करने का प्रयास। यानी कि सरकार केवल और केवल फ्री हैंड नहीं छोड़ देगी ना इकोनॉमी को ना समाज को, बल्कि वो अपना हस्तक्षेप करती रहेगी इन पिछड़े तबकों को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन यह हस्तक्षेप कभी भी इतना नहीं होगा कि जो आगे बढ़ा हुआ समाज है उसके पांवों में जंजीरें डाल दी जाए, उसे जकड़ दिया जाए या फिर उस पर किसी के आगे बढ़ाने के लिए उन पर अनावश्यक दबाव डाला जाए। ठीक है, तो जो समाजवाद है इसे कहा जाता है गांधीयन समाजवाद। दरअसल ये जो समाजवाद वर्ड है इसे हम लोग गांधीयन समाजवाद कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, गांधीयन समाजवाद भारत के उसमें कहता है कि हाँ समाजवाद होना चाहिए। समाजवाद का मतलब है कि अंतिम जो व्यक्ति है जो लाइन में लास्ट में खड़ा है उसके लिए भी कानून नियमों का पालन इस प्रकार हो कि उस व्यक्ति के लिए भी वो लाभदायक हो, फ्रूटफुल हो, ठीक है, फलदायी हो। तो इस प्रकार के काम जो हम लोग करेंगे सरकार की एक दायित्व होगा उसे कहा गया समाजवादी स्वरूप। ठीक है, जो कि गांधीयन समाजवाद के नजदीक है। हमारा देश का जो समाजवाद है वह मार्क्स के समाजवाद और गांधीयन समाजवाद दोनों का मिला जुला स्वरूप है जिसमें अधिकतम झुकाव
गांधीयन समाजवाद की ओर है। ठीक है, आप इससे बस ये समझ जाइए कि हमारे समाजवाद में और रशिया के समाजवाद में या फिर चाइना के समाजवाद में अंतर है, और उस अंतर ये है। अगला है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब होता है, कर नहीं रहे, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि जो राजा है उसका जो धर्म है इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि उस देश का भी वही धर्म हो। यानी कि कोई भी जो देश है वह धर्मनिरपेक्ष देश तब माना जाएगा जब उस पर जो धर्म है या फिर जो विश्वास है उसको मानने वाले लोगों का दबाव ना रहे। ठीक है, यानी कि जो वो चाहता है वो कर सके, ना कि दबाव में किसी के कार्य करे। जैसे हम यूरोप की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्ष कॉन्सेप्ट दरअसल आया भी वहीं से। आप लोग इसको समझिए, जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे और खासकर जब मॉडर्न इंडिया में तो पुनर्जागरण को पढ़ेंगे, या फिर विश्व इतिहास में जब हम रेनेसा वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा विकसित हुई। और उस विकसित कैसे हुई? यूरोप में एक सामान्य सा कॉन्सेप्ट था कि जो पादरी वर्ग होता है, या फिर इंडिया में भी अगर आप देखें जैसे मध्यकालीन जो समाज था उसमें उलेमा वर्ग थे, ठीक है, मुफ्ती, ये सब जो वर्ड थे ये अपना दबाव रखते थे राजा के ऊपर, और कई मामलों में राजा भी इनके दबाव में आकर के काम करता था, क्योंकि जनता के बीच में इन लोगों का एक अच्छा खासा प्रभाव रहता था। ठीक है, यूरोप में भी ऐसा ही था। जब यूरोप में जनता इससे इतनी त्रस्त हो गई और नई व्यवस्था आने लगी तो उसे कहा गया पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के अंदर इन लोगों ने एक बात को कहा कि धर्म जो है इसका जो प्रभाव है वो राज्य से अलग होना चाहिए। धर्म अपना काम करे, राज्य अपना काम करे। यहाँ तक कि जो राज्य है, राज्य को धर्म की तरफ देखना भी नहीं चाहिए, इनकी बातों को मानना भी नहीं चाहिए और इनसे कोई मतलब रखना भी नहीं चाहिए। ये था यूरोप की परिभाषा। इसी के तहत ब्रिटेन में व्यवस्था बनी, इसी के तहत यूरोप के जो अन्य देश हैं, फ्रांस है, चाहे उसी में रशिया को भी अगर आप देखें कई मामलों में जब पहले हुआ करता था तो उसने भी इस प्रकार की व्यवस्था बनाई कि धर्म और राजनीतिक व्यवस्था इसका पूर्ण रूप से अलगाव हो। यहाँ तक कि रशिया में तो एक बार ऐसा हुआ था कि आप सार्वजनिक तो छोड़िए, आप इंडिविजुअल लेवल पे भी धर्म का पालन नहीं कर सकते थे। उनका ये मानना था कि मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम का नशा है, ठीक है, और अफीम का नशा तो कुछ भी करा सकता है, और जब ये बात ज़्यादा लोगों अफीम के नशे में हो तो समाज तो पतन की ओर जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के उन्होंने धर्म को और समाज को अलग अलग देखना शुरू किया। लेकिन इंडिया में जब ये कॉन्सेप्ट आया तो सिचुएशन काफ़ी बदल चुकी थी। हम लोग जानते हैं, हम लोग 1947 के पास आज़ाद हुए, तब तक स्थितियां इतनी बदल चुकी थी कि हम लोगों ने देखा था कि कई मामलों में सामाजिक पतन भी होने लगा था। और भारतीय व्यवस्था ऐसी है जिसने धर्म का केवल दुरुपयोग ही नहीं किया, कई मामलों में किया है। हमारे यहाँ सती प्रथा थी, विधवा विवाह पर बैन था, नरबली थी, कुछ कुछ सिचुएशन थी, लेकिन उसका बहुत अच्छा पार्ट भी था। हमारे यहाँ के जितने भी आप ग्रेट लीडर्स को अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनका एक जुड़ाव धर्म के प्रति रहता था। चाहे अब आप रविन्द्रनाथ टैगोर का मानवतावाद देखें, ठीक है, चाहे आप गांधी का देखें, ठीक है, तो आप इन सब को देखो, या फिर हमारे उसमें जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए उनमें नरसिंह मेहता, कबीर, ये लोग धर्म से तो जुड़े हुए थे लेकिन ये समाज सुधार के भी अगुवाई थे। अब हमारी पृष्ठभूमि ऐसी थी कि हम लोग धर्म को पूरी तरीके से छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि हमने उसका बेस्ट पार्ट भी देख रखा था। तो हमने कहा धर्मनिरपेक्ष का एक ऐसा स्वरूप होगा जहां राज्य का तो कोई धर्म नहीं होगा, यानी कि हमारा जो देश है उसका कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन हाँ वो धर्म से पूर्ण रूप से विलगाव भी नहीं करेगा। वो सभी धर्मों को समान प्रोत्साहन देगा, सभी धर्मों को समान रूप से प्रोत्साहित करेगा, वो अपने कार्यों का संचालन कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे देश के मूल अधिकार में भी, संविधान के मूल अधिकार में भी धार्मिक स्वतंत्रता को जगह दी गई। ये बहुत बड़ी बात है। जब हम लोग बात कर रहे हैं कि स्टेट का कोई राइट नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद वो दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी खूबी है भारतीय संविधान की, जिसे हमने अपने अंदर संजो के रखा हुआ है। हम लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए अपने फोर फादर्स के ऊपर। तो उन लोगों के अनुसार राज्य का धर्म अलग, राज्य का कोई धर्म नहीं, और जो व्यक्तिगत लोग अपना धर्म का पालन करना चाहते हैं कर रहे हैं। लेकिन अगर कभी किसी का धर्म इस प्रकार से हावी होने लगे कि वो व्यक्ति के नैतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मानवीय अधिकारों का हनन करने लगे, तो उसे उस हद तक समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे हम देखते हैं सबरीमला का केस आया था हमारे यहाँ पर। सबरीमला एक टेम्पल है केरल का, वहाँ पे कहा गया था कि महिलाओं को एक पर्टिकुलर एज 10 से 50 के बीच में अनुमति नहीं मिलेगी जाने की। तो उन्होंने कहा कि धार्मिक आधार पर तो सही है, मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन औरतों ने इसे कहा ये हमारे इंडिविजुअल राइट्स के खिलाफ है, ये आर्टिकल हमारे 14 के खिलाफ है क्योंकि ये समानता के अधिकार को वॉयलेट करता है, 21 के अधिकार के खिलाफ है क्योंकि ये हमें गरिमापूर्ण जीवन के खिलाफ कह रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फैसला दिया कि नहीं, महिलाओं को जाने का अधिकार होना चाहिए, धर्म ऐसा नहीं कह सकता है। और फिर लास्ट में फिर ऊपर बेंच में गया। अभी वो कोर्ट पेंडिंग है, हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा।
तो धर्मनिरपेक्ष की ये हमारे यहाँ परिभाषा है, आप इसे समझिए। आपने एक कहानी समझी होगी कि यूरोप में क्या था, इंडिया में क्या था, और हमने ऐसी व्यवस्था को क्यों चुना है। और वर्तमान व्यवस्था ये कहती है कि स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, जनता अपने धर्म का पालन करती रहे, लेकिन अपने धर्म के पालन करते हुए वो ध्यान रखे कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक, नैतिक, आध्यात्मिक या फिर मानवीय अधिकार जो है उनका हनन ना हो, उनका अतिक्रमण ना हो। ठीक है, तो हमने संप्रभुत्व सुना, समाजवादी सुना, धर्मनिरपेक्ष सुना। ठीक है, अब हमारे सामने जो वर्ड है वो है लोकतांत्रिक गणराज्य। अब लोकतांत्रिक गणराज्य क्या होता है साहब? लोकतांत्रिक गणराज्य, तो सबसे पहले लोकतंत्र को समझ लेते हैं। लोकतंत्र क्या होता है? लोक डेमोक्रेसी से बना हुआ वर्ड है। डेमो का मतलब होता है लोग, जैसे डेमोग्राफी होता है, ठीक है, वैसे डेमो का मतलब होता है लोग, और क्रेसी का मतलब होता है व्यवस्था। ठीक है, लोकतंत्र भी जिसे हम कहते हैं, तंत्र मतलब व्यवस्था ही तो होता है, शासन तंत्र, शासन व्यवस्था। ठीक है, तो लोकतंत्र का मतलब होता है कि ऐसी व्यवस्था स्थापित हो जहां शक्ति का स्रोत जनता से आता हो, जहां पर शक्ति का स्रोत जनता से आता हो, यानी कि कौन लोग शासन करेंगे ये जनता तय करेगी, इसे कहा गया लोकतंत्र। लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है दरअसल, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है, लोकतंत्र भी होता है दो प्रकार का, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर जनता सीधे सीधे वोटिंग के बेस पे ही काम करती है। हर बार वोटिंग होगी, अगर कोई इंपॉर्टेंट फैसला लेना है जनता को बुलाओ, वोटिंग कराओ, जनता हाँ फैसला पारित, जनता ना फैसला रिजेक्ट। ठीक है, ये होता है व्यवस्था प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, अभी भी यूरोप में कुछ देशों में है। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो बहुत प्रचलित वर्ड है और लोकतंत्र का सामान्य लोग इसी का मतलब निकालते हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र भी। ठीक है, इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है? इसमें जनता हर बार वोटिंग नहीं करेगी, जनता एक बार वोटिंग करेगी, अपने द्वारा चुने गए कुछ प्रतिनिधियों को जिता देगी, वो प्रतिनिधि एक जगह पर बैठेंगे, क्या कानून व्यवस्था होगी, क्या नियम होगा, वो सब कार्य ये लोग मिलकर के तय करेंगे। ठीक है, ये लोग मिलकर के तय करेंगे। अगर इनके द्वारा किया गया कार्य सही है तो जनता उसका सपोर्ट करती है, अगली बार फिर जब ये चुनाव में आती है तो जिता देती है। अगर लगता है जनता को नहीं, इन्होंने गलत कर दिया है, तो 5 साल वेट करती है। भारतीय व्यवस्था की बात कर रहा हूं। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसमें प्रतिनिधि लोकतंत्र के तहत हमारे यहाँ विधानसभाएं हैं, हमारे यहाँ संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है। ठीक है, तो प्रतिनिधि लोकतंत्र के तहत हम लोग वेट करते हैं और उसके बाद लगता है कि अगर जो चुने हुए प्रतिनिधि थे ये हमसे गलती हो चुकी है, हमने गलत चुन लिया है, तो उन लोगों को फिर हटा दिया जाता है। नए लोग आते हैं, नए तरीके से काम करते हैं और जनता का स्रोत, शासन का स्रोत जनता में बना हुआ रहता है। ठीक है, ये तो हो गया लोकतंत्र का मतलब। अब हम समझते हैं गणराज्य क्या है साहब। ठीक है, गणराज्य क्या है? गणराज्य जो है, हम लोग सभी पहले गणराज्य थे, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हम सभी लोग पहले गणराज्य में रहते हैं, सॉरी राजतंत्र में रहते थे। ठीक है, अब राजतंत्र का मतलब क्या होता है कि एक राजतंत्र है, एक टेरिटरी है जहाँ का एक राजा है, राजा जो चाहेगा वो करेगा, जनता उसको जी हुजूर बोलेगी और उसके कहने को मानती हुई रहेगी। ये तो था राजतंत्र। उसके एक टेरिटरी में उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा या फिर जिसे भी वो चाहे वो राजा बनेगा। ये लगातार चलता रहता था। ठीक है, ये प्रक्रिया चलती रहती थी। भारत में भी हम लोग जानते हैं कि कम से कम अंग्रेजों के पहले मुगल पीरियड तक तो यही व्यवस्था थी। अंग्रेजों के बाद फिर गवर्नर जनरल वाला एक सिस्टम आया जिसे कुछ लोग चुनते थे। ठीक है, वो भी एक लिमिटेड था, लेकिन उनके भले के लिए ये अच्छी चीज़ थी, तो उन्होंने इस चीज़ को यहाँ इम्प्लीमेंट किया। अब राजतंत्र का अपोजिट है गणराज्य। राजतंत्र में हमने आपको क्या बताया? राजा वंशानुगत, राजा जो है वंशानुगत होगा और राजा तय करेगा कि उसका अगला कौन है, यानी कि राजा का बेटा राजा या फिर राजा चाहे तो अपनी बेटी को भी बना दे। ठीक है, जैसे इल्तुतमिश ने रजिया को चाहा था बनाना। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है कि वो चाहे तो बना ले। लेकिन गणराज्य एक बात कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा।
राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। वो सुपर 30 एक मूवी आई थी ना, उसमें भी जैसे बात हुई थी कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, तो वही है गणराज्य। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि जो हेड होगा, राष्ट्र का जो हेड होगा उसे चुना जाएगा, जनता के द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, ये व्यवस्था बनाई गई और इसे हम लोगों ने कहा गणराज्य। यानी कि गणराज्य के तहत देश का जो प्रमुख होगा वह जनता के द्वारा चुना जाएगा। यही व्यवस्था अमेरिका में है। अमेरिका में राष्ट्रपति होता है जिसे जनता प्रत्यक्ष तौर पर चुनती है। हमारे यहाँ भी देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। इस नोट कर लीजिए इस बात को कि राष्ट्र प्रमुख जो है प्रेसिडेंट है, ठीक है, और सरकार प्रमुख पीएम है। ठीक है, राष्ट्र का प्रमुख प्रेसिडेंट है और सरकार का प्रमुख पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है। ठीक है, इन दोनों का चुनाव गणराज्य में कैसे होता है? जनता के द्वारा होता है। पीएम को आप लोग कैसे चुनते हैं? लोकसभा या राज्यसभा से, यानी कि जनता वोट करेगी। अगर लोकसभा से पीएम आते हैं, ठीक है, अगर जैसे लोकसभा से पीएम आए तो जाहिर सी बात है कि उनको कैसे तरीके से बना दिया जाएगा, यानी कि वो लोकसभा में चुनाव जीतेंगे, लोकसभा में जिनको मेजोरिटी मिलेगी वो उनको अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे और वो आदमी बन जाएंगे आपके पीएम। अब कई बार ऐसा होता है कि राज्यसभा से भी पीएम आते हैं, जैसे इंदिरा गांधी आई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह आए थे, ये राज्यसभा के पीएम थे। इसमें क्या होता है कि आपको पीएम बनने के लिए दोनों में से किसी भी एक सदन का मेंबर होना जरूरी है। अब कुछ लोग लोकसभा का चुनाव जब नहीं जीत पाते तो उन्हें राज्यसभा से एंट्री दी जाती है। ठीक है, ऐसे ही जैसे दिग्विजय सिंह इस बार हैं, वो अपनी सीट भोपाल से हार गए थे तो इस बार भी वो सांसद हैं, लेकिन राज्यसभा से उनको सांसद बना दिया गया। मनमोहन सिंह साहब हार चुके थे तो उन्हें भी सांसद बना दिया गया। तो वैसे भी अगर आप किसी के भी सदस्य हैं तो आपको पीएम बनाया जा सकता है, लेकिन दोनों स्थिति में क्या है, आपको जनता के द्वारा चुना गया है। राष्ट्रपति भी जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब विधानसभाओं को हमने बनाया जनता ने और लोकसभा राज्यसभा को बनाया जनता ने, और लास्ट टाइम पे ये लोग वोटिंग करके बनाएंगे लास्ट में प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो जनता के द्वारा है ना, वंशानुगत नहीं है। आज रामनाथ कोविंद साहब ऐसा नहीं कह सकते हैं ना कि अब से मेरा बेटा होगा या बेटी होगी, जो भी है मैं आज से इसको नॉमिनेट करता हूं, आज से यही अगला राष्ट्रपति होगी। नहीं होगा, क्योंकि आपके पास चुना गया है, कुछ सेवा शर्तों के साथ चुना गया है, कुछ विशेष काम के लिए चुना गया है, एक लिमिटेड टाइम के लिए चुना गया है। आपका टाइम खत्म, आप जाइए, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और उसके बाद हम लोग चुनेंगे कि वर्तमान परिस्थितियों में कौन सा व्यक्ति सही है जो राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर सकता है। ठीक है, तो ये थी गणराज्य व्यवस्था जो कहती है कि राष्ट्र का प्रमुख, सरकार का प्रमुख जनता के द्वारा चुना गया होगा, ना कि विशेषाधिकारों से पैदा होगा। ठीक है, लोकतांत्रिक भी हम लोग समझ चुके हैं, गणराज्य भी हम लोग समझ चुके हैं। अब बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को, अब है समस्त नागरिकों को क्या देंगे भाई? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए, न्याय शब्द का बड़ा गहरा अर्थ होता है। यहां पे से ना हम लोग एक अलग डिबेट में चले गए हैं। ये तो था सोर्स, ये था नेचर, हमने पहले भी डिफाइन किया था, आज भी किया है थोड़ा बहुत, लेकिन यहां से हम लोग ना गहराई में घुसना शुरू होते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अपने जो अर्थ हैं, इसकी शुरुआत होगी न्याय से। ठीक है, हम लोग यहां से नहीं करेंगे। न्याय का अर्थ क्या है? न्याय का सीधा सीधा अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति जो वंचित है, ठीक है, उसके साथ, क्योंकि कभी भी देखिए मजबूत के साथ कभी अन्याय नहीं होगा। ठीक है, कमजोर के साथ अन्याय होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं या फिर बढ़ी ही रहती हैं। ठीक है, तो कमजोर के लिए न्याय बनता है, न्याय व्यवस्था कमजोर के लिए बनाई जाती है ताकि शासन व्यवस्था में उसके साथ भेदभाव ना हो। ठीक है, इसलिए न्याय की व्यवस्था बहुत मजबूत हो, इसके लिए कहा गया कि न्याय भी अलग अलग रूपों में होता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अब इस सीक्वेंस को भी समझिए, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सामाजिक न्याय के बाद आर्थिक न्याय और आर्थिक न्याय के बाद राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय को समझिए, समाज हमारा कैसा है। समाज दरअसल देखिए हमेशा बटा हुआ रहता है। ठीक है, अब आप अरब कंट्रीज की तरफ देखते तो वो नस्ल में बटे रहते थे, तुर्की, अरबी। ठीक है, आप इंडिया में देखिए तो हम लोग जातियों में बटे हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, दलित, ये सब चीज़ें इसके अंदर रहती थी। महिला पुरुष बटा हुआ हिस्सा रहता था।
ठीक है, अब तो LGBT है, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, बायोसेक्सुअल्स, ठीक है, सब समाज में भेदभाव को बढ़ाने का रूप देता है। जहाँ जहाँ बिखराव ज़्यादा होगा वहाँ वहाँ आप लोगों के बीच में एक दूसरे को लेकर के हीन भावना भी विकसित हो सकती है, और होती क्या है ये एक समाज का ट्रुथ है, भारत का सत्य है कि यहाँ के नस नस में ये चीज़ भरी हुई भी है। अब जब उन्होंने इस व्यवस्था को देखा तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम लोग सुनिश्चित करेंगे सामाजिक न्याय हो, जनता आपस में भाईचारे से रहे, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे आदमी को दबाने का प्रयास ना कर सके, कोई भी व्यक्ति उसके साथ भेदभावपूर्ण रवैया ना कर सके, व्यक्ति ही नहीं समाज का कोई समूह भी दूसरे समूह पर ऐसा प्रयास ना कर सके, बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों पर ऐसा प्रयास न कर सके। तो समाज में समानता स्थापित करना हमारा पहला न्याय का लक्षण होगा। हम पहला न्याय कैसा चाहते हैं? सामाजिक न्याय। तो ये सामाजिक न्याय का मतलब हुआ। आर्थिक न्याय, जब आप देखेंगे कि समाज में न्याय की जो परिभाषा है वो सामाजिक स्तर पर अगर मिलने लगेगा, सभी आदमी एक दूसरे को अगर समान समझने लगेंगे और समझने लगेंगे कि जैसे मैं हूँ वैसे ही दूसरा भी है, उसके भी कुछ अधिकार हैं, कुछ सीमाएं हैं, मेरे भी हैं, हम लोग अपने अपने आप में रहें और अच्छे से रहें, जब ये भावना विकसित हो जाएगी, जब सामाजिक सशक्तिकरण विकसित हो जाएगा, तब आएगा आर्थिक सशक्तिकरण। क्योंकि तभी जा करके हम लोग आर्थिक एकता की ओर ध्यान दे पाएंगे, तभी हम लोग कह पाएंगे कि आर्थिक रूप से सभी लोगों को समान रूप से लाभ प्राप्त हो सके। जैसे आर्थिक रूप में असमानता कैसे होती है? गरीब वर्ग, अमीर वर्ग। देखिए ये सच्चाई भी है और कड़वा सच भी है कि जाहिर सी बात है कि कोई भी जो बड़ा व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, करोड़पति है, उसका व्यवहार निचले तबके के व्यक्ति से, निचले तबके से मेरा अर्थ है कि जो संसाधनों के रूप में अक्षम है, उसके पास कुछ कम संसाधन है, तो वो जो व्यक्ति होता है उसके पास जो कम संसाधन है वो स्वतः ही सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण से देखता है उस व्यक्ति को जिसके पास अधिक संसाधन है, और वो हीन भावना से देखता है उसको जिसके पास कम संसाधन है। ये एक कॉमन फेनोमिना है समाज का। इसको दूर करने के लिए, आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए कहा गया आर्थिक समानता लानी आवश्यक है, जिससे कि समानता सही अर्थों में बनाई जा सके, ठीक है, न्याय सही अर्थों में प्राप्त हो सके, आर्थिक न्याय स्तर पर न्याय प्राप्त हो सके। आज भी एक डेटा, मैं उसका सोर्स भूल रहा हूँ, लेकिन डेटा कहता है कि 76% लोगों के पास जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति भारत के 8% लोगों के हाथ पे। अब ये बहुत विचित्र स्थिति को प्रकट करता है कि भारत जैसे एक लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था है, लेकिन सच है, धीरे धीरे हम लोग उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सरकारें काम कर रही हैं, NGOs काम कर रहे हैं, समाज अपने आप में खुद अपब्रिंगिंग पा रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। लेकिन बात यह है कि आर्थिक समानता को स्थापित करने का, आर्थिक न्याय को स्थापित करने का लक्ष्य हमारे संविधान में रखा गया है। सामाजिक के बाद आर्थिक न्याय, और आर्थिक के बाद राजनीतिक न्याय, ठीक है। राजनीतिक न्याय का क्या अर्थ है? राजनीतिक न्याय का अर्थ यह है कि हम यह नहीं बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर आप आदमी हैं इसलिए आपको वोटिंग राइट्स होंगे, आपको नहीं होंगे, आपको चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, आपको नहीं होगा, ठीक है। आपको राजनीतिक अधिकार के अंदर आप इसको भी रख सकते हैं कि कोई विशेष स्थान आपको वहाँ पे जाने का अधिकार होगा, वहाँ पे जाने का आपको अधिकार नहीं होगा। जाने का अधिकार से मेरा मतलब ये है, जैसे कि तहसील है, आपका पुलिस स्टेशन है, ठीक है, आपका बिजली विभाग है, आपका पानी विभाग है, आप वहाँ पे कहते हैं कि मुझे वहाँ पे जाना है, वहाँ पे मेरा काम है, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, लेकिन आपको बोला गया कि आप नहीं रख सकते हैं। तो किन बेसिस पे नहीं रख सकते हैं? ये तो आपको बोले कि आप आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, आप नहीं रख सकते, या फिर आपके धर्म ये है, जाति है, फलां 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 जो भी है, उन बेसिस पर अगर आपको रोका जा रहा है तो ये आपके राजनीतिक अधिकार के खिलाफ है, राजनीतिक न्याय के खिलाफ है। तो कहा गया हम लोग क्या क्या डिफाइन करेंगे? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय स्थापित करेंगे। तो ये हमारा उद्देश्य, न्याय का उद्देश्य क्या है? इन प्रकार के न्यायों को स्टैब्लिश करना हमारे संविधान का उद्देश्य है। अगला है स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता का मतलब समझिए, 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तो देश तो वैसा ही था, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आज से हमारे देश के जो नंदा देवी चोटी है वो आज़ाद आज़ाद चिल्लाने लग गई, या फिर हमारी गंगा नदी आज़ाद आज़ाद चिल्लाने लग गई। चीज़ें तो सब वही थी। इंसान स्वतंत्र हुए ना, इंसान स्वतंत्र हुए, तो इंसान स्वतंत्र तो हुए, तो कहा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा जो बड़ा फेमस हमारे यहाँ कोर्ट चलता है कि गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज आ गए। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए कहा गया कि स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। कैसी कैसी स्वतंत्रता? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स हम आगे पढ़ेंगे उसे, इसके बाद नागरिकता पढ़ना है हमें और उसके बाद हम उसी पर आएंगे। तो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 कहता है कि आपको वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, आपको बोलने की स्वतंत्रता होगी, प्रेस के प्रति लिखने की स्वतंत्रता होगी। तो ये सारी स्वतंत्रता का अधिकार हम लोगों को दिया गया।
ताकि ऐसा ना हो कि भीड़ आपको कंट्रोल कर सके। यानी कि सरकार जो बैठी हुई है, संविधान आपको, सुप्रीम कोर्ट आपको गारंटी प्रदान करता है कि आप बोलिए, आपको स्वतंत्रता है, आप अपने विचारों को लोगों के सामने रखिए, ठीक है। दूसरा क्या, विश्वास, धर्म। धर्म सब लोग जानते हैं, कौन सा धर्म मुझे चुनना है ये मेरी मर्जी होगी। मैं चाहूँ आज हिंदू हूँ, मैं कल को चाहूँ मैं बुद्धिस्ट बनना चाहता हूँ तो मैं जा सकता हूँ। मुझे लगता है कि कल से मुझे जो पार्श्वनाथ हैं या फिर हमारे जो महावीर जैन हैं इनके प्रति मेरी अगाध आस्था बढ़ रही है तो मैं सोच सकता हूँ कि मैं जैनी बन जाऊँ। या फिर मुझे लगता है कि प्रॉफिट मोहम्मद कौन है तो सोच सकता हूँ मैं इस्लाम धर्म को अडॉप्ट कर लूँ। तो बोला गया ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता होगी, आपको किस धर्म को चुनना है। यहाँ तक कि आप कहते हैं कि ईश्वर जैसी चीज़ में मेरा कोई विश्वास नहीं है, मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ दिख नहीं रही है वो चीज़ है, कह सकते हैं ना, और कहना कुछ गलत भी नहीं है। तो मैं एक नास्तिक धर्म को भी पालन कर सकता हूँ, यानी कि मैं नहीं मानता कि कोई ईश्वर जैसी चीज़ होती है। तो बोला कि हाँ ये भी आपका धर्म है, आप नास्तिक विश्वास को भी पालन करें। धर्म के साथ विश्वास जोड़ने का अर्थ ही है, विश्वास का मतलब न केवल धार्मिक लोग, बल्कि जो आदमी कहता है कि मेरा विश्वास ही नहीं है भगवान जैसी चीज़ों में, तो उसका भी एक विश्वास है ना। उसका विश्वास नहीं है भगवान में, लेकिन उसका विश्वास है कि भगवान नहीं है, तो उसको विश्वास को मानने की भी जो स्वतंत्रता है वो है धर्म की स्वतंत्रता के साथ विश्वास की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। उपासना की स्वतंत्रता भी इसी से जुड़ा हुआ है कि आप किस प्रकार अपने भगवान को पूजना चाहते हैं, किस रूप में पूजना चाहते हैं। कोई पत्थर में पूजे, कोई एकांत में पूजे, कोई बोले कि द्वैतवाद है, कोई अद्वैतवाद बोले, ठीक है, कोई विशिष्ट द्वैतवाद बोले। ये सब हिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी है, जब आप समझेंगे उसमें तो आएगा। तो इन सब चीज़ों को मानने का आपका विश्वास हो, आप स्वतंत्र हैं इस चीज़ को लेकर के, संविधान गारंटी देता है। आप लोगों को फोर्स नहीं करेगी अथॉरिटी, ना ही सामान्य जनता, ठीक है। तो न्याय का उद्देश्य हमने समझ लिया, स्वतंत्रता का उद्देश्य हम लोगों ने समझ लिया, साथ ही साथ प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है, आप इसको समझिए कि प्रतिष्ठा मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अगर केवल जीवन जी रहा है तो उसके लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। आपको गरिमापूर्ण जीवन देने की उसको सुरक्षा प्रदान करनी होगी, यह सरकार का दायित्व है और ये संविधान में लिखा हुआ है। आर्टिकल 21 कहता है कि जीवन के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो जीवन के, गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को भी सुरक्षा देता है। इसी के तहत प्राइवेसी को, पुट्टस्वामी जो केस अभी 2017 में आया था, इसके तहत प्राइवेसी को भी गरिमापूर्ण अधिकार के अंदर दे दिया गया। तो गरिमापूर्ण जीवन आप जी सकें ऐसी हम आपको सुविधा देना चाहते हैं, ऐसा हम आपको समता प्रदान कर सकते हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को, अमीर हो, गरीब हो, उत्तर भारत का हो, दक्षिण भारत का हो, पूर्वोत्तर का हो, पश्चिम का हो, कहीं का हो, उसे समाज में गरिमापूर्ण जीवन प्राप्त हो सके। साथ ही साथ अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, अवसर की समता का मतलब है कि ऐसी व्यवस्था हम लोग बनाएंगे, ऐसे नियम कानून हम लोग लाएंगे कि दोनों को इसका बेनिफिट हो, जो आगे हैं और जो पीछे हैं। हम लोग समझते हैं कि बहुत साल से हमारे यहाँ जाति प्रथा चलती रही, बहुत सा एक दबका जैसा रहा जो नीचे नीचे लगातार नीचे नीचे चल रहा, उसको वो संसाधन नहीं मिले, उसके दादा अनपढ़ थे, पिताजी अनपढ़ थे, माँ अनपढ़ थी, वो अनपढ़ हुआ। अब हमें आज़ादी मिली और हमने कहा सब बराबर हैं। साथ ही एक ठाकुर साहब थे, ठीक है, ठाकुर साहब पढ़े लिखे थे, लंदन से पढ़ के आए थे, उनका बेटा अच्छा अंग्रेजी बोलता है, ठीक है, उनको समाज का एक अच्छा नॉलेज है, समाज का एक वर्ग उनका बड़ा सम्मान करता है, उन्होंने दुनिया को बेहतर तरीके से समझा है, वो आधे से ज़्यादा भारत घूम चुके हैं। अब हम बोलें कि दोनों के बेटे जो हैं ये साथ में कम्पीट करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि एक आधी रेस तो एक आदमी हार गया। अपवाद हुए हैं, भीमराव अम्बेडकर साहब ऐसे ही अपवाद थे, लेकिन यहाँ पर सामान्य लोगों की बात हो रही है, ठीक है। उन सामान्य लोगों के लिए क्या व्यवस्था बनाई जा सके, तो यही कहा गया अवसर की समता। हम सुनिश्चित करवाएंगे कि किस प्रकार से उन लोगों की मदद की जा सके, उन लोगों को आगे बढ़ाया जा सके। ऐसे हम लोग जैसे एजुकेशन में हम लोग उनको छूट दे सकें, हम लोग समता स्थापित करवा सकें ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सकें। तो अगला हमारा उद्देश्य अवसर की समता हो गया, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व। अब ये दो वर्ड ना बड़े खास हैं, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। सारी लड़ाई इसी की है, सारी लड़ाई इसी की है। आधे से ज़्यादा कोर्ट में जो मसले जाते हैं, जैसे हम देखें निवारक निरोध के, ठीक है, तो वो लोग यही कहते हैं कि व्यक्ति की गरिमा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर राष्ट्र की एकता और अखंडता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे संविधानविदों ने कहा कि दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो राष्ट्र है क्या? राष्ट्र केवल सीमाओं का नाम नहीं है ना, राष्ट्र एक भूक्षेत्र का नाम नहीं है। राष्ट्र नाम है उसके अंदर रहने वाले लोगों का और उनकी जो उसके राष्ट्र के प्रति भावना है, इसका नाम राष्ट्र है। तो वो सुरक्षित रह सके इसलिए कहा गया कि दोनों को बीच में बंधुत्व हो, भाईचारा हो, ठीक है।
ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया शब्द है बंधुत्व। 1789 से 99 के बीच में चली थी फ्रांस की क्रांति, उससे वर्ड लिया गया है बंधुत्व। तो बंधुत्व का मतलब है भाईचारा हो, ठीक है। तो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि एक डेट हमने फिक्स कर ली है, इस तारीख को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो चुका था और हम लोग कह रहे हैं संविधान जो हमारा पूरा रूप से बना हुआ है उसकी ये विशेषताएं हैं, ये स्रोत है, ये प्रकृति है, ये उद्देश्य हैं और ये दिनांक है। ये हम लोगों ने इसके अंदर देखा कि इस चीज़ को परिचय पत्र के रूप में प्रस्तावना कहती है, ठीक है। अब इसमें बड़ा एक जो परिवर्तन आया वो ये है कि हम लोगों ने इन सब चीज़ों को तो देख लिया, लेकिन जब संविधान बन करके तैयार हुआ आगे तो इसमें एक बड़ी डिबेट सामने आई, ठीक है। अब ये डिबेट क्या थी, अब हम इस डिबेट को समझें इससे पहले मैं इसे थोड़ा मिटा लेता हूं, फिर हम लोग देखेंगे कि इस प्रस्तावना को देखने के बाद क्या क्या प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे कहने के बाद आपने उस बात को माना होगा, इसे नोट डाउन किया होगा, इन टर्मिनोलॉजी को समझा होगा, तभी हम लोग आगे की डिबेट्स की ओर आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आगे जो डिबेट आती है प्रस्तावना को लेकर के, उसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दो बातें इंपॉर्टेंट है उनमें जो पहली इंपॉर्टेंट है, ये डिबेट सामने आई कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। एक तो ये डिबेट आई। अगली डिबेट ये आई कि क्या प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है। अब ये जो बड़े क्वेश्चन मार्क लगे हैं, ये अपने आप में संविधान बनने के बाद की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। अब जब संविधान में परिवर्तन की बात आती थी तो कहा जाता था क्योंकि संविधान बन चुका था और संविधान के लास्ट में से बनाया गया, ठीक है। तो क्या ये संविधान का भाग है, ठीक है। इस पर एक डिबेट खड़ी हुई क्योंकि एक पक्ष ने कहा कि क्योंकि संविधान के द्वारा जब कार्य पूरा हो चुका था उसके पश्चात प्रस्तावना को बनाया गया उसका संक्षिप्त रूप लेने के लिए, तो हमें उनके अनुसार ये संविधान का भाग नहीं था। सही बात है, उनका भी एक वैलिड पॉइंट है। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये था कि नहीं, संविधान विदों के द्वारा ही संविधान की प्रस्तावना को क्योंकि बनाया गया है इसलिए प्रस्तावना भी संविधान का एक भाग होनी चाहिए थी, ठीक है। और इसी पे आधारित था दूसरा प्रश्न, क्या प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। तो जो लोगों का मानना था, जिन लोगों का ये विचार था कि प्रस्तावना क्योंकि संविधान का भाग ही नहीं है तो फिर संविधान के संशोधन के जरिए से प्रस्तावना में संशोधन कैसे किया जा सकता है, और दूसरे पक्ष का ये मानना था कि नहीं, भाग है इसलिए संशोधन किया जा सकता है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, ठीक है। ये मामला जब बढ़ने लगा तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो इस केस का नाम था बेरूबाड़ी केस, ठीक है। केस का नाम था बेरूबाड़ी केस। अब बेरूबाड़ी केस आ गया साहब, ये बात है 1960 की, 10 साल जब हमारे संविधान को बने हुए हो चुके थे तो केस आया बेरूबाड़ी केस। बेरूबाड़ी कहाँ है, आगे और भी रोचक कहानी है, हम इसे समझेंगे। लेकिन बेरूबाड़ी फिलहाल के समझ लीजिए कि एक टाइम पर पश्चिम बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। बाद में लैंड सेटलमेंट के जरिए ये हिस्सा पाकिस्तान को, यानी कि आज के बांग्लादेश को, उस समय के पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया गया था, ठीक है। तो ये केस था 1960 का। बेरूबाड़ी केस में जब ये बात उठी, ठीक है, कि क्या प्रस्तावना के तहत
जो व्यवस्था है क्या वो संविधान का भाग है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें जो अपना आदेश दिया, इन्होंने कहा प्रस्तावना के कई अर्थ निकलते हैं। एक तो कहा इन्होंने कि प्रस्तावना के कई अर्थ निकलते हैं, यानी कि ये कई अर्थों पर संविधान से भिन्न रूप भी रखती है और कई मामलों में उससे सापेक्ष भी रखती है। तो उन्होंने कहा कि कई अर्थ निकलते हैं और क्योंकि संविधान बनने के बाद प्रस्तावना बनी, अतः यह तो संविधान का भाग हो ही नहीं सकता, अतः भाग नहीं। आप समझे बात को। एक मामला उठा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। कुछ लोगों का मानना था क्योंकि प्रस्तावना को संविधान विदों ने बनाया इसलिए ये संविधान का भाग है, और दूसरा भाग इन्होंने कहा कि संविधान बनने के बाद प्रस्तावना बनी इसलिए ये उसका भाग नहीं हो सकता। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया 1960 बेरुबाड़ी केस। सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें यह फैसला दिया कि प्रस्तावना के क्योंकि कई अर्थ निकलते हैं और साथ ही संविधान बनने के बाद प्रस्तावना आई, अतः यह संविधान का भाग नहीं है, और जब यह संविधान का भाग नहीं है तो ये अपने आप ही क्लियर हो गया कि संविधान की तरह इसमें संशोधन भी नहीं होगा, अतः संविधान संशोधन नहीं। भाई अगर हमने कहा है कि 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कि आप लोग चाहें तो संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं कहा ना। अब जो संविधान का पार्टी नहीं है उसमें आप परिवर्तन भी कैसे करेंगे इसे लेकर के। तो इस कॉन्सेप्ट के तहत कि भाग भी नहीं है और संविधान संशोधन भी नहीं किया जा सकता, ये फैसला आया 1960 में। ठीक है, 1960 बेरुबाड़ी केस में। लेकिन सिचुएशन पलटी, ये डिबेट्स अक्सर आगे बढ़ती गई और एक और महत्वपूर्ण केस सुप्रीम कोर्ट से आया जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की। बहुत इंपॉर्टेंट केस के लेकर के जब हम बात कर रहे थे आधारभूत संरचना संविधान की, तो उसका भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस था वही केस इसकी भी व्याख्या करता है। और जो ये केस था, अब कुछ लोगों के समझ में आने लगा होगा कि इंपॉर्टेंट केस कौन सा था, जिन्होंने उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। वो केस था केशवानंद भारती। केशवानंद भारती केस 1973। ये केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया, अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व निर्णय को बदल दिया। क्यों? क्योंकि जो हमारा पुराना केस था, बेरुबाड़ी का केस था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से एक पक्ष देखने में त्रुटि हो गई। अब उस पक्ष को लेकर के इस बार न्यायाधीशों ने अपना फैसला सुनाया, और वो पक्ष क्या था? इन्होंने कहा संविधान का भाग है, संविधान का भाग है। दूसरा कहा संशोधन भी किया जा सकता है, भी किया जा सकता है। और जिन लोगों ने इसे बहुत अच्छे से देखा होगा, जब हम लोगों ने मूल ढांचा पढ़ाया तो हमने बताया था कि मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट इसी केस से निकल करके आया था। और इस केस के अंदर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसने यह व्यवस्था दी थी कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी हद तक संविधान में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो मूल ढांचे का बात आई, तो मूल ढांचे का सिद्धांत जब इस फैसले के तहत दिया गया, मूल ढांचे के तहत जब इसका फैसला सुनाया गया, तो इसमें यह बात भी जोड़ दी गई कि प्रस्तावना के मूल ढांचे में भी आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप संशोधन किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, संविधान का भाग है, बिल्कुल है। तो संशोधन किसी भी हद तक किया जा सकता है, नहीं, प्रस्तावना में संशोधन भी
भी मूल ढांचे से छेड़छाड़ किए बिना होगा। यानी कि प्रस्तावना का भी जो मूल भाग है, यानी कि मूल अर्थ है, मूल ढांचा है, उसके जो अपनी गहरे अर्थ समाहित हैं, ठीक है, उनमें कोई भी विध्वंसकारी, विनाशकारी आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। आप इसे स्ट्रेंथन कीजिए, आप इसे मजबूत बनाइए, इसकी आपको छूट है। आप कितना भी सकारात्मक कार्य कर सकते हैं, लेकिन चाहे संविधान हो चाहे प्रस्तावना हो, आप इनमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कि इनकी शक्तियां कमजोर होती हो, या फिर इनका जो संविधानविदों की इच्छा थी जिसके तहत उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को बनाया था, उनकी भावनाओं का अतिक्रमण। ठीक है, तो अब फैसला पलट चुका है। बिरुबाड़ी केस में कहा था भाग नहीं है, केशवानंद भारती केस 1973 में कहा गया संविधान का भाग है। दूसरा कहा भाग है तो संशोधन किया जा सकता है, बिल्कुल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संशोधन भी किया जा सकता है। संशोधन किस सीमा तक किया जा सकता है, क्योंकि संविधान में भी मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट है और प्रस्तावना भी मूल ढांचे के अंदर आ गई, तो बोला कि मूल ढांचे के तहत ही आप करेंगे, मूल ढांचे के अंदर जो प्रस्तावना का भाग हो उसे आप छेड़खानी नहीं करेंगे, यानी कि प्रस्तावना में संशोधन भी मूल ढांचे से छेड़छाड़ किए बिना ही होगा। ठीक है, अब आप समझ चुके हैं प्रस्तावना हमारे संविधान का एक परिचय पत्र है जो बताती है कि संविधान बनने के बाद अगर उसको हम ब्रीफ करें तो क्या क्या हमारे लिए स्वतंत्रताएं उपलब्ध कराता है, कितने प्रकार के न्याय उपलब्ध कराता है, राष्ट्र की प्रकृति को किस प्रकार से डिफाइन करता है, ये हमारी प्रस्तावना हो गई। उसके अंदर के जो टर्मोलॉजी थी उन्हें हमने समझा कि उसके कितने गूढ़ अर्थ हैं और सही अर्थों में वो हमारे देश के संविधान की संक्षिप्तता कहलाई जा सकती है। उसके बाद बताया कि प्रस्तावना क्योंकि बाद में बनी तो क्या संविधान का भाग है, तो बोला गया बिरुबाड़ी केस में नहीं, संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती केस में अपने पूर्व फैसले को पलटते हुए कहा गया कि हाँ बिल्कुल भाग है, और इसका हाँ ये हम बताना रह गए यहाँ पर कि भाग है किस आधार पर कहा, तो आधार उन्होंने इसमें ये कहा क्योंकि जिस प्रक्रिया के तहत संविधान बनाया गया, जिस तरीके से उसको प्रस्ताव लाए, पेश किया, बहस हुई, यही प्रस्तावना के लिए भी इसी प्रक्रिया का पालन किया गया। और किया किसने? संविधान सभा ने। तो जाहिर सी बात है बनाने वाले सेम, प्रक्रिया सेम, यानी कि डेफिनेटली वो उसका पार्ट है। ठीक है, इसको बेस बना करके संविधान का भाग है, भाग में संशोधन किया जा सकता है, मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है, और प्रस्तावना में संशोधन भी जो होगा वो उसके मूलभूत ढांचे के विरुद्ध नहीं हो सकता है। अब इसी के तहत हमारी प्रस्तावना में केवल अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, नोट करेंगे, केवल एक बार संशोधन किया गया है। कब संशोधन किया गया है? हमारे देश की प्रस्तावना में, जो संविधान की हमारी प्रस्तावना है, उसमें केवल एक बार संशोधन किया गया है, और संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 1976। क्रोनोलॉजी देख रहे होंगे आप, 1973 में केशवानंद भारती केस आया था, उसके बाद ये छूट मिल चुकी थी पार्लियामेंट को कि सकारात्मक परिवर्तन आप कर सकते हैं। उसी के तहत 42वें संविधान संशोधन 1976 किया गया, और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। तीन शब्द जोड़े गए। अब ये 3 शब्द कौन कौन से थे, इनके हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। इनके अर्थ मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। पहला अर्थ समाजवादी। समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया प्रस्तावना में, वह जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। दूसरा जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया वो भी जोड़ा गया कब? 42वें संविधान संशोधन से। और तीसरा अखंडता। अखंडता शब्द को भी जो जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। समाजवादी का अर्थ आप लोग जानते हैं, धर्मनिरपेक्ष का मतलब आप जानते हैं, अखंडता शब्द का अर्थ भी आप लोग जानते हैं। ठीक है,
इन सब के बाद हम देख चुके हैं कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना संविधान का भाग भी है, सकारात्मक परिवर्तन किया जा सकता है, जिसका लाभ उठाते हुए हमारी देश की जो सर्वोच्च व्यवस्था है, संस्था, ठीक है, संसद के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए और कोर्ट ने इसे कहा, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय उसने कहा कि ये बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इससे हमारी प्रस्तावना को मजबूती मिलती है, ना कि उसमें विध्वंसकारी कोई रूप प्रदान किया जाता है। ठीक है, आज हम लोगों ने समझा कि प्रस्तावना है क्या, उसके भीतर हम लोगों ने किन किन चीज़ों को समझा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में हमें भेजेंगे, हम जाहिर सी बात है हम कोशिश करेंगे कि आपकी उन शंकाओं को दूर कर सकें। ठीक है, इसी के साथ ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।